अरे भाई, सुना है वो औरत सिर्फ खाना ही नहीं, कुछ और भी बेचती है। देर रात तक मर्दों को रोककर पीछे के रास्ते से उन्हें अंदर ले जाती है। समझते हो ना, किस तरह का धंधा है ये? क्या आपने कभी यह सुना है कि जिंदगी एक पल में कैसे बदल जाती है? ये कोई नहीं जानता। मेरे साथ काम करने वाले यादव ने मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। अरे, वो औरत कुछ और भी बेचती है। किसी एक साथी ने ढाबे वाली मालकिन की ओर इशारा करते हुए जब यह बात कही, तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये ने देखा है उसे देर रात अकेले रुके मर्द के साथ पीछे जाते हुए। समझ रहे हो ना? उस पल मेरा कलेजा कांप गया। होठों तक ले जा रहे गिलास को मैंने रोका, और सुनीता जी की तरफ तिरछी एक वाक्य मेरी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था, लेकिन उस बात ने मेरी ना नजरों से देखा। क्या बकवास कर रहे हो? तुझे अभी तक नहीं पता? यहाँ जरों को उस पर टिका दिया, और उस दिन के बाद से मैं रोज उस ढाबे पर जाने लगा। मेरा नाम राजेश कुमार के सारे आदमियों को पता है। पैसा हो तो वो अपना जिस्म भी बेचती है। मेरा है। उम्र 67-67 वर्ष। मैं निर्माण स्थलों पर काम करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर हूँ, जिसे लोग आम भाषा में मिस्त्री या लेबर कहते हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके में दिल बैठ गया। अब तक मेरी नज़रों में सुनीता जी एक मेहनती और शरीफ महिला थीं। मैं विश्वास चल रहे एक पुनर्विकास प्रोजेक्ट, रीडेवलपमेंट साइट, पर मैं रोज सुबह से लेकर सूरज ढलने तक ही नहीं कर पा रहा था कि वो ऐसा काम कर सकती हैं। वो ऐसी नहीं लगती। फालतू की अफवाह सरिया, रेत और इंटेंट होने का काम करता हूँ। 5 साल पहले मेरी पत्नी कैंसर से मत फैलाओ, मैंने कहा। सच कह रहा हूँ, पूरा मोहल्ला यही बात करता है। मैंने फिर एक बार सुनीता जी को देखा। थकी हुई आंखें, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन हमेशा साफ, लड़ते हुए इस दुनिया से चली गई। मेरा एक बेटा है, लेकिन काम में व्यस्त हूं, का बहाना बनाकर उसने सुथरा पहनावा और लोगों से बात करने का सलीका। ऐसी औरत रात में जिस्मफरोशी करती बहुत पहले ही मुझसे संपर्क तोड़ लिया था। मेरा ठिकाना टीन की छत वाली एक मजदूर बस्ती, लेबर कॉलोनी की होगी, यह मानना मुश्किल था। लेकिन उस अफवाह को सुनने के बाद उनकी हर हरकत मुझे अलग दिखाई देने लगी। अखोली है। काम से लौटने के बाद दाल रोटी के साथ एक क्वार्टर शराब पीना, और अरे आज भी आ गए आप, एक हाफ और ऑमलेट बना दूं? वसंत की हवा वाले फिर वैसे ही सो जाना। बस यही मेरी जिंदगी का सच था। उस दिन भी सब कुछ वैसा ही था। उस दिन उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ, एक हाफ और एक प्लेट अंडा भुर्जी दे। काम खत्म करके पसीने में लथपथ कपड़ों और धूल से सने चेहरे के साथ मैं उसी गली के नुक्कड़ पर स्थित छोटे से ढाबे की ओर बढ़ा। बालों को जूड़े में बांधे, साड़ी के ऊपर एप्रन दीजिए, मैंने रूखेपन से कहा। भुर्जी आने से पहले ही मैंने शराब का एक घूंट हल पहने। वो कम बोलने वाली और चेहरे पर भाव न रखने वाली, लेकिन आंखों में गर्मी लिए हुए महिला वहां से नीचे उतार लिया और आसपास देखा। मेरे साथ काम करने वाले बाकी मजदूर भी वहां बैठकर पी रहे थे। ये चाय मेरी तरफ से है बाबूजी। दिन। लेकिन मैं हमेशा की तरह एक कोने में अकेला बैठा था। वैसे आप हमेशा अकेले क्यों पीते हैं? कभी कभी अपने साथियों के साथ क्यों नहीं बैठते? अंडा भुर्जी की प्लेट रखते हुए उन्होंने पूछा। अभर, बहुत मेहनत की है आपने। उसकी उस एक बात ने दिन भर की थकान मिटा दी और सीने में एक अजीब सी गर्माहट भर दी। काम करना, खाना और सो जाना, जिस जिंदगी में बस इतना ही बचा था, और अकेलापन ही रास आता है। भीड़ भाड़ में अजीब लगता है, मैंने जवाब दिया। हमें ठीक है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। उनकी आंखों में मुझे गहरा दुख दिखाई दिया। लेकिन वो जहां मुझे लगता था कि अब दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वहां सुनीता देवी का वो छोटा सा ढाबा ही एक ऐसी जगह थी जहां मुझे इंसान होने का एहसास होता था। रोज थके हुए शरीर को लेकर जब मैं अकेला तुरंत दूसरे ग्राहकों को संभालने चली गई, रात गहरी हो गई और ढाबे से सारे ग्राहक जा चुके थे। सर ढाबे पर पहुंचता तो वो चुपचाप आंखों ही आंखों में मेरा अभिवादन कर देती थी। क्या मन्नाटे में उनके साथ अकेले रह जाने पर मैंने हिम्मत करके कहा, सुनिए, अगर काम खत्म हो गया हो उनसे बात करूं? क्या उन्हें मेरा चेहरा याद होगा? आज नमस्ते कर लूं क्या? ऐसे ही विचारों में खो तो आज एग्जाम मेरे साथ भी पिएंगी? मेरी बात सुनकर वो ठिठक गई। फिर थोड़ा सोचकर बोली, अकेले पीने से तो अच्छा है, शायद कड़वाहट कम लगे। उन्होंने स्टीलिया रहता था कि एक दिन मेरे साथ काम करने वाले मुकदम ठेकेदार रमेश भाई ने मेरे कंधे पर हाथ मार के 2 गिलास निकाले और मेरे पास बैठ गईं। ये पहली बार था जब हम दोनों साथ बैठकर पी रहे थे। ते हुए कहा, अरे, वो औरत कुछ और भी बेचती है।
किसी ने देखा है कि देर रात तक रुके हुए आदमी के साथ वो पीछे के कमरे में जाती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? उस पल मेरा इस समय यहां कोई नहीं आता। अकेले दुकान समेटते हुए पीना सबसे भारी लगता है, उन्होंने कहा। मैं चुपचाप सुनता रहा। वैसे आपका शुभ नाम क्या है? रोज आते हैं पर नाम तक नहीं पता, उन्होंने पूछा। कलेजा कांप गया। मुंह तक ले जा रहे गिलास को रोककर मैंने कनखियों से सुनीता जी रामेश्वर नाम है मेरा, 67 साल का हूं। क्या मैं आपको रामेश्वर जी बुला सकती हूँ? मेरा की ओर देखा। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने पूछा। तुझे अभी तक नहीं नाम सुनीता है? मैं 65 की हूँ। नाम बताने के बाद माहौल थोड़ा हल्का हो गया। रामेश्वर जी पता? यहाँ के सारे मर्द जानते हैं कि अगर जेब में पैसा हो तो। अरे, वो जिस्म का धंधा करती। आप बहुत शांत रहते हैं। इतनी बार आए पर कभी एक शब्द नहीं बोले। फिर भी आपको आते देख मुझे है। मेरा दिल बैठ गया। अब तक मेरी नज़रों में सुनीता जी एक बेहद मेहनती और शरीर अच्छा लगता था। मुझे भी। आपने कभी नहीं पूछा कि मैं रोज अकेला क्यों आता हूँ? इसके लिए आप काफ महिला थीं। ऐसी महिला रात में जिस्म बेचने का काम करती है। यह बात मेरे गले नहीं उतर रही थी। धन्यवाद, मैंने कहा। वो थोड़ा हैरान होकर मुस्कुराईं। आप तो अच्छी बातें कर लेते हैं। वो ऐसी औरत नहीं है। फालतू की अफवाहें मत फैलाओ। सच कह रहा हूं भाई, पूरे मोहल्ले में यही चर्चा है। मैंने फिर एक बार सुनीता जी की ओर देखा। थकी हुई आंखों के नीचे पड़ी झुर्रियां, लेकिन हमेशा साफ सुथरा वेश और लोगों से बात करने का सलीका। ऐसी लगा आप गूंगे हैं, उन्होंने हंसते हुए कहा। मैं भी इंसान हूं, बस बोलता नहीं हूं, पर मन में बहुत कुछ भरा है। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। मैंने फिर पूछा, महिला रात में कुछ और करती है? यह विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन उस अफवाह को सुनने के बाद उनकी हर हरकत मुझे सुनीता जी। आप यहाँ कब से दुकान चला रही हैं? जी, 5 साल से ऊपर हो गए। शुरू में लगा था कुछ दिन ही करूंगी, पर अब यही जिंदगी बन गई है। बुरा न माने शक के दायरे में दिखने लगी। अरे, आज भी आ गए आप। एक हाफ प्लेट मटन और तो पूछूं? उन्होंने सिर झुका लिया और खाली गिलास को देखते हुए फीकी आवाज में कहा। बहुत पहले अलग हो गए थे हम। तलाक हुए 30 साल हो। रोटी लगा दूं? बसंत की हवाओं वाले उस दिन उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। जी गए। अब मैं पास ही की एक सरकारी कॉलोनी में अकेले रहती हूँ। एक बेटी है, पर शादी के बाद अब वो भी फोन नहीं करती। और आप? आपका परिवार? मैं भी अकेला हूँ। पत्नी 5 साल पहले चली गई। बेटा मुंबई में है, त्योहारों पर भी नहीं आता। मैंने बताया। हम दोनों एक जैसे ही थे। और साथ में एक क्वार्टर भी दे दीजिए, मैंने कहा। खाना आने से पहले ही मैंने शराब का एक घूंट गले के नीचे उतारा और आसपास देखा। मेरे साथी भी वहां बैठकर पी रहे थे। लेकिन अकेले और दुनिया से कटे हुए, बातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो मुकादम यादव की कही बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैं एक कोने में अकेला बैठा था। वैसे आप हमेशा अकेले क्यों पीते हैं? कभी कभी अपने साथियों के साथ भी। मैं पूछना नहीं चाहता था, लेकिन शराब के नशे में जुबान फिसल गई। सुनीता जी, वो लोग कहते हैं कि आप रात में कुछ और काम भी। मेरी बात पूरी होने से पहले ही सुनीता जी बैठा कीजिए, मटन की प्लेट रखते हुए उन्होंने कहा। अकेलापन ही ठीक लगता है। भीड़ भाड़ का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके हाथ से गिलास छूटने ही वाला था कि उन्होंने उसे मेज पर रख दिया। मुझे में अजीब महसूस होता है, मैंने जवाब दिया। हम ठीक है। सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती। तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे लगा आप अलग होंगे, पर आप भी बाकी मर्दों जैसे ही निकले। उनकी है। उनकी आंखों में मुझे एक गहरा दुख दिखाई दिया, लेकिन जल्द ही वे दूसरे ग्राहकों को संभालने में व्यस्त हो गईं। जब ढाबे से सारे ग्राहक चले गए और रात गहरा गई, तो मैं और वो अकेले रह गए। मैंने आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस लोग ऐसी बातें, झिझकते हुए कहा। अगर काम खत्म हो गया हो तो क्या आज एक पैग मेरे साथ लें? जाइए अब, दुकान बंद करने का वक्त हो गया है। उन्होंने मेरी बात काट दी। वो मुड़ीगी? मेरी बात सुनकर वो ठिठक गई। फिर सिर को थोड़ा टेढ़ा करके बोली। आन और बर्तन समेटने लगी। उनकी पीठ किसी पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। भारी कदमों के लिए पीने से तो शायद कम कड़वी लगे। उन्होंने 2 स्टील के गिलास निकाले और संकोच करते से मैं ढाबे से बाहर निकल आया। अगले दिन काम खत्म होते ही मैं ढाबे पर गया।
लेकिन वहां तय हुए मेरे पास वाली कुर्सी पर बैठ गईं। इस तरह हमने पहली बार साथ में शराब पी। इस वक्त यहाँ बियत खराब होने के कारण आज दुकान बंद है का पर्चा लगा था। अगले दिन भी वही हुआ और उसके अगले कोई नहीं आता। वैसे भी अकेले दुकान समेटते हुए पीना सबसे ज्यादा खलता है, उन्होंने कहा। मैं दिन भी। एक हफ्ता बीत गया, ढाबा नहीं खुला। मैंने आसपास पूछा, पर किसी को कुछ नहीं पता था। सिर्फ मेरे उस एक घटिया सवाल की वजह से वो गायब हो गई थीं। यह सोचकर मुझे बहुत चुपचाप सिर हिलाता रहा। वैसे आपका शुभ नाम क्या है? रोज आते हैं पर नाम भी नहीं पता। राजेश कुमार। 67 साल का हूँ। क्या मैं आपको राजेश जी बुला सकती हूँ? मेरा नाम सुनीता है। 65 साल की हूँ। नामों के आदान प्रदान के बाद माहौल थोड़ा सहज हो गया। राजेश जी, आप बहुत शांत रहते हैं। इतनी बार आए, पर कभी एक शब्द ग्लानि हो रही थी। 10वें दिन भी दुकान बंद थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं उन्हें हमेशा नहीं बोले। फिर भी आपको आता देख मुझे अच्छा लगता था। मुझे भी। आपने कभी यह नहीं पूछा कि के लिए खो न दूं। तभी मुझे याद आया, उन्होंने बातों बातों में अपनी कॉलोनी का नाम बताया था। मैं रोज अकेला क्यों आता हूँ? इसके लिए आपका शुक्रिया। वो थोड़ा चौंकते हुए मुस्कुराईं। आप तो पागलों की तरह उस सरकारी कॉलोनी की तरफ चल पड़ा। मुझे पक्का पता नहीं पता था, न ही फोन नंबर था। सुनिए, क्या आप सुनीता देवी को जानते हैं? 60-65 साल की, अच्छी बातें कर लेते हैं। मुझे लगा था आप गूंगे हैं। मैं भी इंसान हूं, बस बात नहीं करता। पर किसी से दिल की बात कहने की चाहत तो मेरी भी है। वो कुछ देर चुपचाप भी हैं, ढाबा चलाती हैं। मैं हर आते जाते आदमी से पूछता रहा, पर कोई जवाब नहीं मिलाती रही और मैं खामोशी से उनका गिलास भरता रहा। सुनीता जी, आप यहाँ कब से दुकान? शाम ढल चुकी थी। मैं निराश होकर लौटने ही वाला था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, रामेश्वर जी। मैंने पलटकर देखा। सुनीता जी हाथ में सब्जी का थैला लिए खड़ी थीं। चला रही हैं? जी, 5 साल से ऊपर हो गए। शुरू में सोचा था थोड़े दिन करके छोड़ दूंगी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में वो ढाबे वाली औरत से बिल्कुल अलग, थोड़ी कमजोर लेकिन संभ्रांत लग रही थी। सुनीता जी, आप यहाँ? मुझे माफ कर दीजिए उस दिन के लिए। दुकान बंद थी तो मुझे, पर पता ही नहीं चला कब इतना वक्त बीत गया। बुरा न माने तो पूछूं, आपके पति क्या करते हैं? इतनी रात तक आप अकेली काम करती हैं इसलिए पूछ रहा हूं। सिर झुकाए चिंता हो रही थी। मेरे शब्द लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोली, अंदर आइए। मैं पहली बार उनके घर में दाखिल हुआ। दो हुए उन्होंने गिलास खाली किया और भारी आवाज में बोली, बहुत पहले ही हमारे रास्ते अलग हो गए थे। तलाक हुए कमरों का छोटा सा फ्लैट था, पर बहुत सलीके से सजा हुआ। मेज पर दवाइयों का ढेर लगा था। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? मैंने पूछा। पुरानी बीमारी है। कमर की नस दब गई है, इसलिए हफ्ते भर से उठ भी नहीं पा रही थी। उन्होंने चाय बनाते हुए कहा, 30 साल से ज्यादा हो गए। अब बाहरी इलाके के एक जनता फ्लैट में अकेली रहती हूँ, तो इसलिए दुकान बंद थी। मैंने नाहक ही सोचा कि मेरी वजह से। नहीं, सच कहूं तो उस दिन आपकी बात से दिल बहुत दुखा था। बीमारी तो थी ही, पर मन भी नहीं किया दुकान खोलने का। उन्होंने एक बेटी है, पर शादी करके जब से अलग हुई है, फोन भी नहीं करती। और आप? मैं भी अकेला हूं। पत्नी 5 साल पहले कैंसर से भगवान को प्यारी हो गई और बेटा मुंबई में सेटल है। त्योहारों पर चाय का कप मेरे सामने रखते हुए कहा। हम थोड़ी देर चुप रहे, फिर वो बोली, 5 साल हो गए यहाँ रहते हुए, पर लोग आज भी मुझे उसी नज़र से देखते हैं। दिन में ढाबे वाली और रात में ध भी नहीं आता। हम दोनों एक जैसी परिस्थितियों में थे, इसलिए एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। बातों का सिलसिला आगे बढ़ांधा करने वाली। शुरू में सफाई देती थी, अब थक गई हूं। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने और मुझे उनका असली रूप दिखाई देने लगा। लेकिन रमेश भाई की वो बात बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया। नहीं, गलती आपकी नहीं है। दरअसल कभी मजहब सच जानने की जिज्ञासा थी, पर पूछने की हिम्मत नहीं। नशा चढ़ने पर गलती से मेरे मूरी में मैंने वो काम किया भी था। उनकी इस स्वीकारोक्ति ने मुझे चौंका दिया। पति से तलाक़ों से बात निकल ही गई। वो सुनीता जी, लोग कहते हैं कि आप रात में कुछ के बाद जब बेटी को अकेले पाल रही थी, तो कर्ज बहुत हो गया था। ढाबे से खर्चा नहीं चलता था और काम भी।
मेरी बात पूरी होने से पहले ही सुनीता जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके हाथ में पकड़ा गिलास कांपने लगा। मुझे उसी पल एहसास हो गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मुझे लगा था आप अलग हैं, पर आप भी बाकी मर्दों जैसे ही निकले। उनकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तब एक ग्राहक ने कहा था कि रात में पार्टियों में सिर्फ शराब परोसने के अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं बेटी की फीस के लिए नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस लोगों की अफवाहें। अब आप जाइए। दुकान बंद गई थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बस वही था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर लोगों ने राह करने का वक्त हो गया है। मैं कुछ और नहीं बोल सका। सुनीता जी ने पीठ फेर ली और बर्तनई का पहाड़ बना दिया। अब मैं वो सब छोड़ चुकी हूँ। बरसों हो गए। फिर भी माथे पर लगा धोने लगी। उनकी पीठ पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती कलंक नहीं मिटता। मेरा दिल भर आया। समाज की नज़रों और तानों से घायल उस औरत के हो गई। मैंने कितनी बार माफी मांगी, पर उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। भारी कदमों से मैं ढाबे से बाहर निकल आया। अगले दिन काम खत्म होते ही मैं ढाबे पर पहुंचा, लेकिन वहां सामने मुझे अपनी छोटी सोच पर शर्म आ रही थी। तो अब ढाबा दोबारा खोलेंगी? तबीयत खराब होने के कारण दुकान बंद है का बोर्ड लगा था। अगले दिन भी वही हुआ, और उसके अगले ओलना तो पड़ेगा। बैंक का कर्ज बाकी है। कमर ठीक होते ही शुरू करूंगी। ये दवाइयां दिन भी। एक हफ्ता बीत गया, पर ढाबा नहीं खुला। साथियों से पूछा, पर किसी को सुख इसलिए है? पुराने पति की मार पीट की निशानी है। रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है। नेताजी की खबर नहीं थी। मुझे बस इतना पता था कि मेरे उस एक घटिया सवाल ने उन्हें गायब कर दिया। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि हिला भी नहीं जाता। और डिप्रेशन की गोलियां भी है। 10 दिन बीत गए। अब मुझे डर लगने लगा कि शायद मैं उन्हें कभी देख नहीं पाऊंगा। तभी उन्होंने बताया, जिस इंसान को सहारे और प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, दुनिया उसे ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रही थी। मैं कुछ मदद कर सकता हूं? नहीं, अब बस अकेले ही जिंदगी काटनी है। उनकी मुझे याद आया कि बातों बातों में उन्होंने अपने घर का जिक्र किया था, बाहरी इलाके के जनता फ्लैट्स। मैं बिना सोचे समझे उस दिशा में निकल पड़ा। न सही पता मालूम था, न फोन नंबर। बस आवाज में घोर निराशा थी। मुझे लगा जैसे मैं अपना ही भविष्य देख रहा हूं। बुरा न माने तो पैरों को जैसे कोई और ही ले जा रहा था। सुनिए भाई साहब, क्या आप सुनीता देवी को कल मैं आपको अस्पताल ले चलूं? डॉक्टर को दिखा देंगे। वो थोड़ी हैरान हुई, फिर धीरे से सिर हिला। जानते हैं, 60-65 की उम्र, ढाबा चलाती हैं, आते जाते हर शख्स दिया। धन्यवाद रामेश्वर जी, पर आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका दुख मुझसे पूछा, पर सबने मना कर दिया। सूरज ढल चुका था और अंधेरा छाने लगा था। निराश होकर मैं अपना सा लगता है, बस इंसानियत के नाते, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आंखों में पहली बार भरोसा दिखाई दिया। अगले दिन सुबह मैं फलों की टोकरी लेकर उनके घर पहुंचा। हमने ऑटो लिया और शहर के बड़े सरकारी अस्पताल गए। इंतजार करते हुए उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। 20 साल की उम्र में शादी हुई थी। पति शराबी था, रोज बेल्ट से मारता था। 10 साल तक सहा, सिर्फ बेटी के लिए। फिर एक दिन उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। अस्पताल में डॉक्टर ने पुलिस केस किया, तब जाकर तलाक वापस मुड़ने ही वाला था। राजेश जी, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज हुआ। बेटी को पढ़ाया लिखाया, पर अब वो अपने प्रेमी के साथ रहती है। उसे शर्म आती है कि उसकी मां ने सुनकर। मैं पलटा। सुनीता जी हाथ में सब्जी का थैला लिए खड़ी थीं। गुलाबी रंग की शॉल ओढ़े हुए वो ढाबे वाली छवि से बिल्कुल अलग लग रही थीं। ज्यादा घरेलू और थोड़ी कमजोर। सुनी कभी लोगों की बातें सुनी थीं, अब वो भी मुझसे रिश्ता नहीं रखती। मेरे बेटे की तरह उनकी बेटी भी उनसे। ताजी, आप यहाँ? मुझे माफ कर दीजिए, सच में माफ कर दीजिए। मैंने जो कहा दूर थी। हम दोनों की किस्मत एक जैसी थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ सकता है। आपकी दुकान बंद थी। मुझे चिंता हो रही थी। मेरे शब्द लड़खड़ा रहे थे। सुनीता जी ने कुछ पल मुझे देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, अंदर आइए। इतनी दूर आए हैं तो चाय पीकर जाइए। इस तरह मैंने पहली बार सुनीता जी के घर में कदम रखा। 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट था, पर बहुत सलीके से सजा हुआ। बस मेज पर दवाइयों का ढेर लगा था। खर्चा सुनकर उनका चेहरा उतर गया। अभी तो ऑपरेशन के पैसे नहीं हैं, दवाइयों से ही काम चलाना पड़ेगा। अस्पताल? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने पूछा। बस पुरानी बीमारी है,
कुछ दिनों से कमर में इतना दर्द है कि दुकान खोलने की हिम्मत नहीं हुई। चाय का कप थमाते हुए उन्होंने कहा। कमर दर्द की वजह से दुकान बंद थी? यह जानकर मेरी शर्मिंदगी और बढ़ गई। तो बीमारी की वजह से दुकान से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ जमा पूंजी थी, मैं देना चाहता था पर उनकी खूब बंद थी। मैंने तो न जाने क्या क्या सोच लिया था। नहीं, दरअसल उस दिन आपकी बात से मुझे बहुत चोट पहुंची थी। बीमारी तो थी ही, पर मन भी टूट गया था। हम कुछ देर खामोश बैठे रहेदारी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। आज रात का खाना मैं बनाऊं? मुझे आलू गोभी की सब्जी अच्छी बनानी आती है, मैंने विषय बदलते हुए कहा। सच में? 67 साल की सुनीता जी ने ही चुप्पी तोड़ी। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। यहाँ 5 साल से रह रही हूँ, फिर भी लोग मुझे उसी गंदी नज़र से देखते हैं। दिन में ढाबा चलाती हूँ और रात में उम्र में आप खाना बनाएंगे? वो हंस पड़ी। पत्नी के जाने के बाद सब सीख लिया। चलिए बाजार चलते हैं। हम साथ में सब्जी मंडी गए। वो मोल भाव कर रही थी और मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। घर आकर मैंने खाना बनाया। उन्होंने रोटियां सेंकी। साथ बैठकर खाना खाते हुए लगा जैसे बरसों बाद घर में अंधा करने वाली औरत। शुरू में गुस्सा आता था, सफाई देती थी, पर अब थक गई हूं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत नासमझ हूं। नहीं, गलती आपकी नहीं है। दरअसल आगे का क्या सोचा है रामेश्वर जी? कब तक मजदूरी करेंगे? बर्तन धोते हुए उन्होंने पूछा। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, वरना भूखा मर जाऊं। उड़ने की एक वजह भी है। सुनीता जी की बात सुनकर मैंने सिर उठाया। तलाक केगा आपने? मैं भी बस दिन काट रही हूं। भविष्य का कोई भरोसा नहीं। उस शाम मैं जब उनके घर से निकला तो वादा करके आया कि कल सुबह हम पार्क में टहलने जाएंगे। और फिर यह हमारा नियम बात जब बेटी को अकेले पाल रही थी, तब सर पर बहुत कर्जा था। ढाबे से खर्चा नहीं निकलता था। तब एक बन गया। हम रोज मिलते, कभी पार्क में, कभी बाजार में। उनकी सेहत सुधरने लगी। मैंने उन्हें कमर पुराने ग्राहक ने कहा कि रात में उसके दोस्तों की पार्टी में सिर्फ शराब परोसने के अच्छे पैसे मिलेंगे। पहले मना की कुछ कसरतें सिखाईं जो मैंने साइट पर सीखी थी। 1 महीने बाद साइट पर खबर मिली क्या, पर बेटी की फीस रुकी थी तो 2-4 बार चली गई। सुनीता जी की आंखों में कि प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो रहा है और 2 हफ्ते में सभी मजदूरों को जाना होगा। रामेश्वर भाई, अब कहाँ जाओगे? साथी ने पूछा। मैंने मन बना लिया था। मैं सुनीता जी को छोड़कर। आंसू भर आए। बस इतना ही था, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन लोगों ने देखा और बातें कहीं नहीं जा रहा था। शाम को मैंने उन्हें बताया, काम खत्म हो रहा है, सब मजदूर जा रहे हैं। बना दी। अब उस बात को बरसों हो गए। मैं वो सब छोड़ चुकी हूं, पर बदनामी मेरा। उनका चेहरा उतर गया। तो आप भी चले जाएंगे? नहीं, मैं यहीं रुकने का सोच रहा, पीछा नहीं छोड़ती। मेरा दिल पसीज गया। समाज की गंदी सोच और गलतफहमियों ने हूं। कोई और काम ढूंढ लूंगा। क्यों? यहां क्यों रुकना चाहते हैं? उनकी आंखों में इस महिला को कितना तोड़ा था। तो ढाबा क्या फिर से खोलेंगी? खोलना तो पानी भर आया, क्योंकि यहां आप हैं। मैंने हिम्मत करके कह दिया। सुनीता जी, इस उम्र में पड़ेगा। कर्जा लेकर दुकान डाली है, अभी किश्तें बाकी हैं। तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तो फिर शुरू करूंगी, उन्होंने फीकी मुस्कान के साथ कहा। और ये दवाइयाँ किस लिए हैं? ये सब कहना अजीब लगता है, लेकिन आपसे मिलकर मुझे जीने की वजह मिल गई है। वो रोने लगी। और मेरा पूर्व पति की मार, पिटाई से रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, उसी का दर्द है। कभी कभी इतना हाथ थाम लिया। मैं भी आपको खोना नहीं चाहती, पर लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है? वो तो कुछ भी कहेंगे। क्या हम अपनी खुशी के लिए नहीं जी सकते? उस रात हमने तय बढ़ता है कि हिलना मुश्किल हो जाता है। और कुछ डिप्रेशन की गोलियां हैं। मेरा कलेजा मुकर लिया कि हम साथ रहेंगे। मैंने पास ही की एक दुकान में गार्ड की नौकरी कर ली। कम पैसे थे, परह को आ गया, जिसे प्यार और सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। दुनिया उसे सिर्फ चोट दे रही थी। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? नहीं, अब तो अकेले जीने की आदत हो गई है। उनकी सुकून था। कुछ महीनों बाद मैंने उन्हें शादी के लिए नहीं, बल्कि साथ रहने लिव इन के लिए पूछा। आवाज में बेइंतहा अकेलापन था। अचानक मुझे लगा कि हम दोनों की किस्मत एक जैसी है। सुनीता जी, क्या हम अपनी बची हुई जिंदगी एक छत के नीचे बिता सकते हैं? उन्होंने। बुरा न माने तो क्या कल मैं आपके साथ अस्पताल चलूं? डॉक्टर को दिखाने में मदद कर दूंगा।
बिना झिझक के मेरा हाथ थाम लिया। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। हम साथ रहने लगे। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन मेरे बेटे राजेश का फोन आया। पिता, सुनीता जी। पहले तो हिचकिचाई, फिर धीरे से सिर हिला दिया। शूजी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप किसी औरत के साथ रह रहे हैं? उसकी आवाज में गुस्सा था। क्रिया, राजेश जी। पर आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? शायद इसीलिए कि आपका दुख मुझे। राजेश, तेरी माँ को गए 5 साल हो गए। क्या मुझे अकेले ही मरना चाहिए? लेकिन वो औरत, लोग अपना सा लगता है। बस जो मेरे बस में है वो करना चाहता हूँ। अगले दिन मैं समय से पहले उनके घर पहुंच गया। हाथ में फलों की टोकरी थी। जब सुनीता जी बाहर आईं तो हल्के मेकअप में वो और कहते हैं वो धंधा करती थी। आपने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। खामोश, तुम उसे नहीं जानते। वो एक शरीफ और मजबूर औरत है। सुनी सुनाई बातों पर मत जाओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर आपने उसे नहीं छोड़ा तो मुझसे रिश्ता खत्म समझिए। भी सौम्य लग रही थी। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? फलों की टोकरी देखकर उन्होंने मुंबई आने की जरूरत नहीं है। ठीक है राजेश, अगर तुम्हें अपनी झूठी शान प्यारी है तो मुझे कोच किया। दवाइयों से बेहतर है ताजे फल खाना, मैंने मुस्कुरा कर कहा। उनकी आंख मेरा सुकून प्यारा है। मैं सुनीता को नहीं छोड़ूंगा। उसने फोन काट दिया। पर मुझे नम हो गई। सालों बाद किसी से तोहफा मिला है। अस्पताल में इंतजार करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के पन्ने खोले। 20 साल की उम्र में शादी हुई थी। पति बाहर से देवता, अपने फैसले पर पछतावा नहीं था। सुनीता जी यह सुनकर रोने लगी। मेरी वजह से आपका बेटा दिखता था पर घर में राक्षस था। शराब पीकर घंटों बेल्ट से मारता था। 10 साल तक सहा नहीं। यह मेरा फैसला है। समाज ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। लोग ताने मारते, मोहल्ले सिर्फ बेटी के लिए। फिर एक दिन उसने नशे में मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। अस्पताल पहुंची तो वाले हिकारत से देखते। बुढ़ापे में आशिकी चढ़ी है, लोग कहते। डॉक्टर ने पुलिस केस कर दिया। तब जाकर जान बची और तलाक हुआ। बहुत सहा है आपने। 12 महीने बाद बेटे की शादी का कार्ड आया। सिर्फ मेरा नाम था, सुनीता जी का नहीं। ये बेटी तो बच गई ना? हाँ, उसी के लिए जी रही थी। मुश्किलों से उसे पढ़ाया, कॉलेज भेजा। ये बेटे की शादी है। सुनीता जी ने कहा। नहीं, जहां तुम्हारी इज्जत नहीं वहां मैं नहीं। पर उनकी आवाज कांपी। अब बात नहीं होती। उसे एक लड़का पसंद आया। लड़के वालों को पता चला कि उसकी माँ के बारे में कैसी अफवाहें हैं। धीरे धीरे उसने आना कम कर दिया। अब तो सालों से शक्ल नहीं दिखाई। उनके आंसुओं में मुझे अपना अक्स दिखा। मेरी जाऊंगा, मैंने जाने से मना कर दिया। उस दिन हमें लगा कि अब इस शहर में रहना मुश्किल है। कहानी भी तो ऐसी ही थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन का ऑपरेशन। हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। रामेश्वर जी, चलिए कहीं दूर चलते हैं। उड़ीसा में जरूरी है। खर्चा सुनकर सुनीता जी का चेहरा पीला पड़ गया। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त वो बहुत उदा। जगन्नाथपुरी के पास कोई छोटा सा गांव ढूंढते हैं, समंदर किनारे। सुनीता जी ने कहा, अभी ऑपरेशन की हैसियत नहीं है। दवाइयों से ही काम चलाऊंगी। हमने अपनी जमा पूंजी और मेरा पीएफ का पैसा मिलाया और सब कुछ छोड़कर उड़ीसा के एक छोटे से तटीय कस्बे में चले गए। वहां हमें कोई नहीं जानता था। हमने एक छोटा सा घर लिया। आज 6 महीने हो गए हैं। हम सुबह समंदर किनारे टहलते हैं, छोटी सी बगिया में सब्जियां उगाते हैं। उन्होंने कहा, मेरे बैंक में थोड़े पैसे थे, पर उनकी स्वाभिमानी फितरत देखकर मैं पैसे देने की बात शाम को साथ बैठकर चाय पीते हैं। सुनीता जी की कमर का दर्द अब बहुत कम है और मेरे चेहरे से नहीं कर सका। आज रात का खाना मैं बनाऊं? मैं अच्छी दाल तड़का और सब्जी बना लेता हूं। मजदूरी की थकान मिट गई है। पछतावा तो नहीं होता बेटे को छोड़ने का? समंदर की लहरों को देखते हुए कल उन्होंने पूछा। बिल्कुल नहीं। वो उन महलों में भी नहीं था। हम अपनी शर्तों पर जी रहे हैं, यही बहुत है। मैंने उनका हाथ अपने मैंने बात बदली। वो हैरान होकर हंसी। सच में? आप खाना बना लेते हैं? हाथों में ले लिया। ढलती उम्र में मिला यह साथ ही हमारी असली कमाई है। दुनिया चाहे उंगलियां पत्नी के जाने के बाद सीखा। पेट भरने के लिए सीखना ही पड़ा। हम बाजार गए, साथ में सब्जी खरीदी उठाए। पर यह सुकून गवाह है कि हमने सही फैसला किया। दोस्तों, यह मेरी कहानी है। प्यार और साथ, यह सब कितना सुकून देने वाला था, मैं बता नहीं सकता। घर आकर मैंने खाना बनाया,
उन्होंने रोटियां सेंकी, कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको अपनी खुशी के लिए समाज और परिवार के खिलाफ भी जाना पड़े तो डरिएगा कि साथ बैठकर खाना खाते हुए लगा जैसे बरसों बाद घर में रौनक आई हो। राजेश जी, मत। अंत में आपके साथ वही खड़ा होगा जो आपके दिल के करीब है। हमारी कहानी अगर किसी एक इंसान को भी हो आगे का क्या सोचा है? कब तक इंटेंड होएंगे? बर्तन धोते हुए उन्होंने पूछा। जब सलाह दे सके तो हमारा जीवन सफल है। धन्यवाद।